हाय एवरीवन, आज अपना सितंबर 25 टर्म का लास्ट एग्जाम था एफएमएसएम। और अगर अपने पूरे पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी के बारे में बात करें तो ये डिफिकल्ट साइड पे ही बोला जाएगा, स्पेशली फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे लिए चीजें अलग हो जाती हैं, बट मैं अगर तुम्हारे व्यू पॉइंट से बात करूं तो ये डिफिकल्ट साइड पे क्लासिफाई होगा, स्पेशली दी एमसीक्यूज। भाई इस तरीके के एमसीक्यूज नॉर्मली वो एक 3 घंटे का जो टाइम मॉनिटर्ड पेपर होता है उसमें नहीं पूछे जाते हैं। इस तरीके के एमसीक्यूज जिसमें लेक्यूना है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, मल्टीपल चीजें तुम सोच पाओगे, और उस एग्जाम प्रेशर में नॉर्मल बात है कि एक स्टूडेंट गलत सलत ऑप्शन टिक करके आ जाए। तो एमसीक्यूज डिफिकल्ट साइड पे था। डिस्क्रिप्टिव का बात करें तो डिस्क्रिप्टिव भी कोई इजी साइड पे तो बिल्कुल ही नहीं था, वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी में ही था। मॉडरेट उसको बोल सकते हैं, एमसीक्यूज को डिफिकल्ट बोल सकते हैं। ओवरऑल पेपर अगर बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट साइड पर ही बोलेंगे। अब मैं तुमको बिना टाइम वेस्ट किए, ऑब्वियस सा बात है इस तरीके के पेपर्स में तुमको ज्यादा एमसीक्यूज के बारे में जानना होगा, आंसर्स बता दो। तो एसएम का मैं तुमको एमसीक्यूज का आंसर्स बता देता हूं सारा का सारा। तो ये जो केस स्टडी था, पहले तो मुझे लगा भाई तुम केस स्टडी नहीं देते तो ही ठीक था, तो ही ठीक रहता, क्योंकि मैंने जब केस स्टडी सॉल्व करना शुरू किया, यहां पे तुम्हारे साथ सॉल्व कर दूंगा। जब मैंने ये सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे लगा केस स्टडी से तो कोई लेना देना ही नहीं था। केस स्टडी का तो कोई बहुत ज्यादा इसमें चीज जा ही नहीं रहा था। ये तो तुम नॉर्मली भी सोच के करते, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको केस स्टडी से कोई हेल्प मिल गया, जबकि केस स्टडी का काम ही है, ये जो केस पैराग्राफ है इसका काम है कि तुमको सपोर्ट करे आंसर करने में। तो वो केस स्टडी ऐसा था नहीं, जिससे आई एम श्योर तुमको ऑब्वियसली जिससे इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाता है। तो चलो चलते इसको सॉल्व करते हैं कि करके देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपनीज कोर वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट विद द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ सोलरटेक इनोवेशंस वैल्यूज। सोलरटेक ऑब्वियसली मैं जिस दे देता हूं, तुमने पूरा पढ़ा ही होगा। ये एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हाई एफिशिएंसी के साथ सोलर पैनल्स बना रही है, जो मोर पावर लेस स्पेस में जनरेट करे। बेसिकली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को यूज करके ये सोलर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही है, सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स में काम कर रही है। जिस्ट ऐसा ही है। अब उस कंपनी का सोलर टेक का इनोवेशन वैल्यूज, जो वैल्यू सिस्टम है वो क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी रिलेटेड टू रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी तो तुम देखो इसमें से क्या ऑप्शंस होने चाहिए। हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स, तो इन्वेस्टिंग इन हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स, ये तो सही है, उसका वैल्यू है। तो इसका आंसर होगा पार्टनरिंग विद फॉसिल फ्यूल्स टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और अपना क्वेश्चन रिन्यूएबल एनर्जी का, वैल्यू सिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी वाला है। सेकेंड, सोलरटेक एक्सपैंड्स इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बाय फॉर्मिंग पार्टनरशिप्स विद रिटेल चेन्स। अब इसका कोई बहुत ज्यादा वहां रेफरेंस दिया नहीं है, तो क्वेश्चन पूछ रहे दिस डायरेक्टली अफेक्ट्स विच वैल्यू चेन एक्टिविटी, कौन सा वैल्यू चेन एक्टिविटी को ये अफेक्ट कर रहा है। अब बिकॉज यहां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वर्ड लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मली सेल साइड, जब हम बाहर आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स करते हैं, जब हम डिलीवरी साइड पर फोकस करते हैं, तो ये आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होना चाहिए। ठीक, 11 नंबर यहां पे देखना। सोलर टेक इनोवेशन पार्टनर्ड विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू ऑफर इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस टू मेक सोलर एनर्जी मोर अफोर्डेबल। दिस डिसीजन फॉल्स अंडर विच लेवल। अब यहां पे अगेन क्लैरिटी नहीं है कौन से लेवल पे डिसीजन फॉल कर रहा है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, अगर मैं तुमको बेस्ट केस सोल्यूशन बताऊं तो देखो, बाय डेफिनेशन फंक्शनल लेवल का ये काम होता है। ये जो स्ट्रैटेजी है क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ पार्टनर किया तो ऑफर इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस टू मेक सोलर एनर्जी मोर अफोर्डेबल। सोलर एनर्जी अफोर्डेबल होगी तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा तो अपने सेल्स बढ़ा पाएंगे। सेल्स बढ़ाने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी होगा? मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगा। और बिकॉज यहां फाइनेंस इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ तुमको बातचीत करना है तो फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। फाइनेंस प्लस मार्केटिंग का मिला करके ये एक स्ट्रैटेजी बनता है। तो यानी बाय डेफिनेशन तो ये फंक्शनल लेवल है, बाय डेफिनेशन दिस इज फंक्शनल लेवल। बट अगेन अगर तुम यहां देखोगे तो एक कंफ्यूजन तुमको इससे होगा, सोलर टेक पार्टनर्ड यानी कंपनी ने पार्टनरशिप किया है, तो तुमको लगेगा कॉर्पोरेट लेवल हो रहा है। लेकिन ये मैं तुमको क्लियर कर दूं, अगर तुम यहां पे आओगे इस पैराग्राफ में, यहां तुमको आंसर दिखेगा। देखो, द कंपनी एम्ब्रेस्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच का मतलब यह कि लोअर लेवल्स वाले डिसीजंस ले रहे हैं। enabling regional teams adapt their sales and marketing strategies, यानी वो अपना सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपने हिसाब से
वो बना सकते हैं विच सूट्स द लोकल मार्केट कंडीशंस, ठीक है। और यहीं पे ये लाइन भी लिखा है, इट पार्टनर्ड विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो यानी इसका बेस्ट केस आंसर जो है वो फंक्शनल लेवल ही होगा, करेक्ट। फंक्शनल लेवल यानी इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लस फाइनेंस, ये दोनों को मिला के ये स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा, करेक्ट। 12 देखो, सोलर टेक इज कंसिडरिंग एक्सपैंडिंग इनटू अ डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री में जाना है वेयर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इज लो। अगेन इसका कोई बात मुझे दिखा नहीं केस स्टडी के अंदर में, डेवलपिंग कंट्री कहां, कुछ भी ये लोग यहां पे पूछ रहे, तो ऑब्वियसली इससे कंफ्यूजन इंक्रीज हो रहा है, बट मैं तुमको यहां पे हेल्प करता हूं। इधर देखो, डेवलपिंग कंट्री में एक्सपैंड करना है जहां इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस लो है, तो इसका कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है, विच एक्सटर्नल फैक्टर इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस डिसीजन। डेवलपिंग कंट्री में एक्सपैंड करना है, कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है, तो तुम देखो एक्सपेंशन का फैक्टर हमेशा डिमांड होगा, ये नॉर्मल सेंस में तुमको आंसर करना है। तो ऑब्वियस सा बात है, ऐसा दिमाग तुम्हारे एग्जाम हॉल में कैसे चलेगा, ये लोग ये एक्सपेक्ट करके बैठे, तो एक्सपैंड करना है तो ऑब्वियसली डिमांड वहां आना चाहिए। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, इसका कोई एक्सपेंशन रीजन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, तो ये तो ऑपोजिट हो गया। स्किल्ड सोलर एनर्जीज, नहीं इंजीनियर्स कहीं पे भी हो सकते हैं, यहां पे भी हो सकता है, एक्सपैंड क्यों करेंगे। हाई डिमांड फॉर ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, ऑप्शन इज ये लास्ट वाला डी, हाई डिमांड फॉर ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट देखना, leading real estate developer Green Habitat Constructions wants to integrate SolarTech's next generation panels into residential and commercial projects. Where would Green Habitat Constructions fall in Mendelow's matrix? So Mendelow's matrix का 4 ऑप्शन तुमको यहाँ पे दे दिया और बोल रहे कि कहां जाएगा। अब देखो बाय डेफिनेशन जो Green Habitat Constructions है वो कौन है, वो तुम्हारे कंपनी के लिए कस्टमर है। SolarTech के लिए कौन है, वो कस्टमर है। तो कस्टमर कब हाई पावर हाई इंटरेस्ट, पावर और इंटरेस्ट में बोलो, पावर कस्टमर का रहेगा, पावर टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रहेगा कस्टमर का, हम प्रॉफिट कर रहे हैं कि नहीं, कस्टमर को उससे क्या है। तो बाय डेफिनेशन अपना ये होना चाहिए हाई पावर लो इंटरेस्ट, ऑप्शन डी, हाई पावर लो इंटरेस्ट। कस्टमर का कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में, लेकिन कस्टमर का पावर है टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रैटेजी, करेक्ट। और स्पेशली जब ये कोई इतना बड़ा कस्टमर हो, देखो लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है ग्रीन हैबिटेट कंस्ट्रक्शंस, उसको हमारे साथ पार्टनर करना है ताकि हमारे सोलर पैनल्स को वो इंटीग्रेट कर सके, यानी ये बड़ा कस्टमर है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली इसका पावर हाई रहेगा, लेकिन इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो डी, ऑप्शन डी, हाई पावर लो इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखो, बायोक्योर इज पायनियर इन लो कॉस्ट रैपिड, ये सब कुछ बोला। फिर इसमें बोल रहा है एडीएल मैट्रिक्स में बताओ वेयर इज बायोक्योर पोजीशन। ये रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन मैं बोलूंगा क्योंकि इसमें क्लियरली यहां पे लिख दिया एडीएल मैट्रिक्स में तुमको कंपनी और इंडस्ट्री दोनों के हिसाब से आंसर देना है। देखो कंपनी होल्ड्स अ लीडिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन बेस्ड ऑन प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। लीडिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा नहीं, वो मोनोपोली हो जाता है। टेनेबल और वीक होगा नहीं, क्योंकि वहां बोल दिया लीडिंग कॉम्पिटिटिव पोजीशन, तो बेस्ट केस क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रॉन्ग पोजीशन, तो ये तो यही होना चाहिए। अब इंडस्ट्री वाला देखते हैं, और इसमें क्लियर बोल दिया रैपिड डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री इज मेच्योरिंग, क्लियर वहां पे बोल दिया वो मेच्योर भी हो रहा है, तो ये मेच्योर इंडस्ट्री, तो बेस्ट केस ये इसमें यही आएगा। 15th, ये मैकिंजी 7S फ्रेमवर्क का है। विच एस्पेक्ट ऑफ मैकिंजी 7S फ्रेमवर्क इज बीइंग स्ट्रेंथेंड at EduEdge. EduEdge Learning is a digital education startup struggled with inconsistent communication and poor integration across departments. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स थी क्या, कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स। Although the strategy and talent were in place, स्ट्रैटेजी सही था, टैलेंट सही था, यानी स्किल्स भी सही थे। स्ट्रैटेजी सही था, टैलेंट सही था, स्किल्स लोग सही थे। कोलैबोरेशन वॉज इफेक्टिव, कोलैबोरेशन वॉज इनइफेक्टिव, वो टैलेंट को हम सही से यूज नहीं कर पा रहे थे। कोलैबोरेशन वॉज इनइफेक्टिव। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू, लीडरशिप लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म एंड डिफाइंड क्लियर इंटरनल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स were linked to teamwork and collaboration goals, ensuring alignment of all processes with strategic intent. तो इससे यही समझ आ रहा है जो सिस्टम्स है ना उसको हम डेवलप करने का कोशिश कर रहे थे, सिस्टम्स को बेटर कर रहे थे। स्ट्रक्चर होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वहां ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का बात करते हैं, तो इसमें सिस्टम्स ही होना चाहिए।
क्योंकि हम नॉर्मल जो डे टू डे वर्किंग सिस्टम्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स है, उसको रेक्टिफाई कर रहे थे, उसको बढ़िया कर रहे थे। लास्ट आंसर, जी मैट्रिक्स, व्हाट स्ट्रैटेजी इज रिकमेंडेड? जी मैट्रिक्स में व्हाट स्ट्रैटेजी रिकमेंडेड फॉर बिजनेस यूनिट्स विथ हाई मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेंथ। मार्केट अट्रैक्टिवनेस, स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेंथ, ये दो वेरिएबल्स है जी मैट्रिक्स के। अब दोनों का बोल रहा है हाई और स्ट्रॉन्ग। जब दोनों हाई और स्ट्रॉन्ग है तो मैंने बता रखा है इन्वेस्ट और एक्सपैंड, ग्रीन सिग्नल हो गया, जी मैट्रिक्स है ना, ट्रैफिक लाइट्स के बेसिस पे रेड येलो ग्रीन, तो ये ग्रीन सिग्नल हो गया। ग्रीन सिग्नल क्या है? इन्वेस्ट या एक्सपैंड, इन्वेस्ट या एक्सपैंड, बिंदास इन्वेस्टमेंट करो, एक्सपेंशन करो। परफेक्ट है। तो ये रहे तुम्हारे एमसीक्यू के आंसर्स, इसको तुम रेफर कर लेना। वापस से मैं दिखा देता हूं, 9 का बी, 10 का सी, 11 का सी, 12 का डी, 13 का डी, 14 का बी, 15 का सी और 16 का ए। अगेन मैं रिपीट करूं, ओवरऑल वाइज अगर बात करें, पेपर स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। ये एमसीक्यूज डिफिकल्ट लेवल पे मैं बोलूंगा, कोई मॉडरेट नहीं, कोई इजी नहीं, स्ट्रेट डिफिकल्ट लेवल का था। तुम्हारा दिमाग इसमें जाहिर सा बात है इस तरह से नहीं चल पाता, मुझे भी अच्छा खासा टाइम देना पड़ा इसको सॉल्व करने के लिए। तो डू नॉट वरी अबाउट इट, जब पेपर डिफिकल्ट है तो चेकिंग ईजी होगी। तो बी रेस्ट एश्योर्ड, अब एग्जाम खत्म हो गया है, पार्टी करो मस्त तरीके से एंड एंजॉय करो, और स्ट्रेस मत लो रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट में अभी टाइम है, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, ठीक है। तो मजे करो, अब लास्ट एग्जाम खत्म हो गया, जैसा गया गया, खत्म हो गया, अब बस लाइफ एंजॉय करो, यहाँ पे लाइफ इज ईजी। बाय, थैंक यू।